दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटीज़ का एक लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दोस्तों ये बहुत जल्दी डेवलप होता है, विद इन अ डे डेवलप हो सकता है, मतलब एक दिन के अंदर डेवलप हो सकता है और ये एक इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन होती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है, किस किस तरह के मरीजों में डेवलप होने की आशंका ज़्यादा होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लग सकता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो चुका है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आखिर होता क्या है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 250 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। साथ में ये ब्लड में कीटोन्स का अमाउंट भी ज़्यादा है। कीटोन्स का अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो ब्लड का नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये दो चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट में कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आखिर हो क्यों जाता है, किस कंडीशन में ये हो सकता है। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और उन सेल्स को जीवित रहने के लिए, बॉडी को ढंग से चलाने के लिए उनके अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं हमेशा, और उन चीज़ों के लिए बॉडी को, सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम जो भी खाना खाते हैं दोस्तों, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, और वो ग्लूकोज फिर ब्लड में आ जाता है। ब्लड से वो ग्लूकोज सेल्स अपने अंदर ले लेती हैं और उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज एक तरह से फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं सेल्स। अब हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि वो ग्लूकोज सेल्स में तभी आ सकता है जबकि इंसुलिन नाम का हार्मोन बॉडी में हो। अगर इंसुलिन नहीं है तो वो ग्लूकोज ब्लड से सेल्स में नहीं आ पाएगा, और अगर वो ग्लूकोज ब्लड से सेल में नहीं आ पाएगा तो सेल उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी नहीं बना पाएंगी। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे कि बॉडी में बीमारियां हो जाएंगी या सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में लाने के लिए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन का अमाउंट या तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कि अब चूंकि इंसुलिन है ही नहीं तो बॉडी ग्लूकोज का इस्तेमाल तो फ्यूल की तरह कर नहीं सकती एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए तो इंसुलिन नाम की सीढ़ी चाहिए होती है। अब बॉडी क्या करती है कि जो भी स्टोर्ड फैट है हमारे अंदर, फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना स्टार्ट करती है, और इस प्रोसेस में दोस्तों कीटोन नाम का एक हानिकारक पदार्थ भी बनता है जो ब्लड में आ जाता है। तो ये कीटोन की मात्रा बढ़ जाने से ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो जाता है, और शुगर का अमाउंट तो ज़्यादा हो ही जाता है ब्लड में, क्योंकि ब्लड से शुगर सेल्स में आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि उसके लिए तो इंसुलिन की ज़रूरत है और बॉडी में इंसुलिन तो है ही नहीं या बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। दोस्तों बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पता किस तरह चल सकता है, बॉडी में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं या किस तरह के लक्षण होते हैं जिससे कि हमें आइडिया लग सकता है कि मरीज़ को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की संभावना हो रही है। तो जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बार यूरिन पास करने की टेंडेंसी हो सकती है, जिसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। साथ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, एक्सेसिव थर्स्ट की कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और डेफिनेटली अगर हम ब्लड में चेक करेंगे ग्लूकोज कितना है तो वो उसकी वैल्यू 250 से ज़्यादा होगी। साथ ही ब्लड में कीटोन्स का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। अगर हम ब्लड में नहीं चेक कर पा रहे हैं तो यूरिन में कीटोन्स का अमाउंट चेक करेंगे तो ज़्यादा आएगा। दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के और सीरियस सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नोज़िया हो जाना, मतलब जी मिचलाना, या वॉमिटिंग्स आना। दोस्तों नोज़िया वॉमिटिंग के साथ में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है। सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं कि सांस नहीं आ रहा या बहुत दम लग के सांस आ रहा है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। सांस जो पास हो रही है उसमें से एक फ्रूट की तरह की स्मेल आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, एक डिजीनेस हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक डिसोरिएंटेशन जैसी कंडीशन हो सकती है कि मरीज़ को ठीक से मालूम ही ना पड़ रहा हो कि मैं कहाँ पर हूँ या कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, बिल्कुल ओरिएंटेशन ही खत्म हो गई, मतलब रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाना, आप समझ रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाना, ऐसा बिल्कुल सॉर्ट ऑफ होशो हवास ही बहुत कमज़ोर हो जाना या बिल्कुल ख़त्म से हो जाना। तो ये सीरियस कंडीशन हो जाती है। ये सारे के सारे मैंने आपको सीरियस सिम्टम्स बताए हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। दोस्तों हम बात करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की जो इमरजेंसी कंडीशन है ये किन में डेवलप हो सकती है। तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ों में डेवलप होती है, ज़्यादा कॉमनली डायबिटीज़ टाइप 1 के मरीज़ों में होती है, और मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली इसके पीछे की साइंस है क्या।
डायबिटीज़ टाइप 1 क्या होती है? डायबिटीज़ टाइप 1 एक इम्यून सिस्टम की कंडीशन है एक्चुअली। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है वो पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स को टारगेट कर लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अभी जो बीटा सेल्स हैं यही इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती हैं। तो जब बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन ही स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि बीटा सेल्स अब इंसुलिन नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या ही कम होने लग जाती है, वो धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म होने लग जाती हैं। तो बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट ख़त्म हो जाता है या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट में इंसुलिन नहीं है तो फिर उसे इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से। तो इंसुलिन के इंजेक्शन के ज़रिए पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन पहुंचता है और उस इंसुलिन का काम होता है कि जो भी खाने पीने के ज़रिए हमारी ब्लड में ग्लूकोज आता है, उस ग्लूकोज को ये जो इंसुलिन है ये सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। सेल्स इस ग्लूकोज को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और उस एनर्जी से बॉडी की सारी बिलियंस ऑफ सेल्स अपना अपना काम करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसके अंदर इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो अभी तक डायग्नोज ही नहीं हुए हैं तो वो इंसुलिन बाहर से ले भी नहीं रहे होंगे। और ऐसी कंडीशन में जब बॉडी में इंसुलिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इंसुलिन की सप्लाई बाहर से भी नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली बॉडी ग्लूकोज का इस्तेमाल तो कर नहीं सकती एनर्जी बनाने के लिए, तो फैट का इस्तेमाल ही कर रही होगी, फैट ब्रेक डाउन कर रही होगी, तो कीटोएसिडोसिस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में जिसमें इंसुलिन पेशेंट नहीं ले रहा होता और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, मतलब पहले से डायग्नोज हैं और जो इंसुलिन भी ले रहे हैं, लेकिन उनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया। तो उनमें ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट ने इंसुलिन लेना मिस कर दिया हो 1-2 दिन के लिए, या हो सकता है कि जो इंसुलिन ले रहा हो वो इंसुलिन एक्सपायर्ड हो, या कि वो इंसुलिन ठीक से स्टोरेज नहीं किया गया हो, बहुत हीट या बहुत कोल्ड की कंडीशन में स्टोर किया हो तो वो इफेक्टिव ही नहीं बचा हो। ऐसी कंडीशन हो सकती है, या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और पेशेंट नॉर्मल अमाउंट का इंसुलिन ही ले रहा हो। तो इन सारी कंडीशंस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्टली ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, मुँह से खाने वाली दवाएँ दी जाती हैं। ये दवाएँ पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं कि इंसुलिन वो और ज़्यादा बनाए। लेकिन कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है, इंसुलिन बाहर से देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकता है, अगर ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन बाहर से देने की ज़रूरत पड़ चुकी है लेकिन इंसुलिन वो नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, या तो अभी तक वो डॉक्टर के पास गए नहीं हैं तो डॉक्टर्स ने अभी उन्हें इंसुलिन प्रेस्क्राइब नहीं किया है, या अगर प्रेस्क्राइब किया भी है तो वो लेना मिस कर चुके हैं या वो कम डोज में ले रहे हैं, या ऐसा किसी भी कारण से अगर बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट कम पहुँच रहा है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, तो डेफिनेटली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन पैदा हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि किस किस तरह की कंडीशन में डायबिटीज़ के मरीज़ों में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर पेशेंट को कोई सिकनेस चल रही है, कोई इलनेस चल रही है, जैसे अब फॉर एग्जांपल मान लो फीवर चल रहा है, तो किसी भी तरह की सिकनेस में नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, एड्रेनलिन वगैरह का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन हैं ये बॉडी को इंसुलिन ठीक से यूटिलाइज़ करने से रोकते हैं। तो बॉडी चूँकि इंसुलिन ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है तो इसलिए बॉडी को ऐसा लगता है कि इंसुलिन है नहीं शरीर में, तो फिर बॉडी फैट ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ ही दोस्तों कई तरह के इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं बॉडी में कि जिनके होने की वजह से भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन का ठीक से बॉडी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन पैदा हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं जैसे न्यूमोनियाज़, और जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसे आप यूटीआई कहते हैं, या स्किन के इन्फेक्शन या जो सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, इस तरह के इन्फेक्शंस में चांसेस ऐसे होते हैं कि बॉडी जो है वो इंसुलिन तो नॉर्मल अमाउंट का ले रही है, लेकिन चूँकि बॉडी में और स्ट्रेस हार्मोन या एड्रेनलिन इस तरह के हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो वो इंसुलिन को ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करने दे पा रहे हैं बॉडी को, जिसकी वजह से कि कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दोस्तों कुछ एक तरह के फिजिकल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब कि अगर हमें इमोशनल हम कुछ डिस्टर्ब हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में भी स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन को रिकॉग्नाइज कम करने लग जाती है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। साथ ही दोस्तों कई बार फिजिकल ट्रॉमा अगर हो जाए, फिजिकल इंजरीज़ लग जाएँ, उसमें भी स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन को बॉडी ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और अगर इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट में इंसुलिन ना लिया जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन पैदा हो सकती है। दोस्तों प्रेगनेंसी में
अगर किसी भी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसे में भी कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है। नॉर्मली देखा गया है कि बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट में इंसुलिन ना दिया जाए और सपोज़ वो जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो पुरानी रिक्वायरमेंट में इंसुलिन लेती रहें प्रेगनेंसी की कंडीशन में आने के बाद भी, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन पैदा हो सकती है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है इंसुलिन के, लेकिन बॉडी कम ले रही है इंसुलिन। तो इस वजह से इंसुलिन कम आने की वजह से बॉडी फैट को ब्रेक डाउन कर रही है एनर्जी बनाने के लिए और कीटोएसिडोसिस की संभावना इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, पैंक्रियाटाइटिस नाम की कंडीशन होती है जिसमें पैंक्रियाज के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। वो कई कारणों से हो सकती है। एक कॉमन कारण होता है कि पैंक्रियाज में किसी किस्म का इन्फेक्शन आ जाना। तो पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की संभावना इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, हार्ट अटैक आने में या कि ब्रेन स्ट्रोक आने में, ये सब एक्यूट स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशंस होती है। इन सब में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनमें भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ जाती है। ये आपको जान के रखना है कि ये सारे के सारे जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ही इन कंडीशंस के आने पर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की संभावना इंक्रीज होती है। जिस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है उसे कोई वरी करने वाली बात नहीं है। दोस्तों, देखा गया है कि जो पेशेंट्स अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं या कि ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ है जिनका, उनके अंदर भी ये संभावना बहुत इंक्रीज़ हो जाती है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकता है। साथ ही दोस्तों, कुछ एक तरह की मेडिसिन्स लेने पर भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की संभावना डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बढ़ जाती है, जैसे कुछ एक तरह के एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। साथ ही दोस्तों, कई बार पेशेंट को स्टेरॉइड्स लेनी पड़ जाती हैं। कई सारी बीमारियों के इलाज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमें जान लेना इंपॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड्स भी डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन पैदा कर सकती हैं, अगर उनको ठीक से प्रॉपर गाइडेंस में सुपरविजन में नहीं लिया जा रहा तो। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स को इस बात की चिंता होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम के अंदर सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सपोज़ हम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं और अगर हमें सपोज़ कुछ ऐसा लग रहा है कि यूरिन ज़्यादा हो रहा है या कि नौजिया हो रहा है, तो क्या संभावना है कि हमें, अगर हम एक दिन पहले ठीक थे और अभी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, ऐसी कुछ चीज़। तो हाँ, इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। इनफैक्ट मोस्टली केसेस में विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ही सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। और स्पेशली अगर वॉमिटिंग्स आ रही हों किसी भी बीमारी की वजह से, तो उसके सिम्टम्स और जल्दी डेवलप होते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग एक स्पेशल रिस्क फैक्टर है, तो विदिन अ डे इसके सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले कोई भी सिम्टम अपने अंदर आते हुए लग रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है पहले से, तो आपको ज़रूरत है कि आप एक मेडिकल चेकअप फटाफट से कराइए। दोस्तों, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की डायग्नोसिस होने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़, लैब की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ की बीमारी है दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म बीमारी होती है और हमें मेन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक मेन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 या उससे ऊपर है, 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो ये कंडीशन है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की डायग्नोसिस में होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, ब्लड में या यूरिन में कीटोन की मात्रा होनी चाहिए, कीटोन्स का अमाउंट डिटेक्ट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो ब्लड के अंदर pH है वो 7.3 से कम होनी चाहिए। pH एसिडिटी का मेजरमेंट pH से होता है। साथ ही दोस्तों, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट का अमाउंट 18 मतलब 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई हैं, ब्लड में ग्लूकोज की, ब्लड या यूरिन में कीटोन्स की मात्रा, ब्लड की pH और ब्लड का बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, ब्लड में शुगर की मात्रा तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट से हो जाती है। अगर यूरिन में कीटोन्स का अमाउंट देखना है तो वो यूरिन का कीटोन टेस्ट कर लेते हैं, या ब्लड में देखना है तो ब्लड में कीटोन टेस्ट कर लेते हैं। जहाँ तक ये बात थी कि जो ब्लड या सीरम के अंदर बाइकार्बोनेट का अमाउंट देखना है या pH का अमाउंट देखना है, तो वो हम किससे देखते हैं, वो हम ABG नाम के टेस्ट से देखते हैं, जिसका नाम होता है फुल फॉर्म आर्टीरियल ब्लड गैसेज। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको सीवियर सिम्टम्स लग रहे हैं या नॉर्मल सिम्टम्स भी लग रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपको पूरी तरह से एग्जामिन करके कि आपकी रियलिटी में क्या कंडीशन है, आपके लेवल्स कितने आ रहे हैं और आपको किस तरह का इलाज देना है। ठीक है, तो अगर इसमें आपकी कंडीशन को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो फटाफट हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है। IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि ये कंडीशन पैदा ही इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन या तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। तो इंसुलिन तो इसमें देना ही पड़ता है, ताकि इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को कि वो पूरी हो सके।
साथ ही दोस्तों जिस तरह के और कुछ बॉडी के सिम्टम्स होते हैं या कुछ तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं उनको रोकने के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस किस तरह के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको इसमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ रहा, कई बार अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं आपकी कंडीशन सीरियस नहीं है और आप में ये चीज़ सिर्फ डेवलप हो रही है, अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, तो वो कई बार आपको वैसे भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, मतलब कि पानी वानी लेते रहो या शुगर फ्री ड्रिंक्स लेते रहो, सूप वगैरह लेते रहो, ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। और वो बोलेंगे कि आप बेड रेस्ट करो, एक्सरसाइजेस वगैरह मत करो इस टाइम पे, और अपना जो भी इंसुलिन की डोजेस हैं वो आपको बता देंगे कि कितनी डोज में आपको इंसुलिन लेना है। वो आपको बोलेंगे कि ब्लड का शुगर इतने इतने दरमियान पे चेक करते रहो, यूरिन में कीटोन्स इतने इतने दरमियान पे या ब्लड में कीटोन्स इतने इतने टाइम पे चेक करते रहो। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें उनकी फॉलो करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है दोस्तों, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है, बिना ट्रीटमेंट दिए ये ठीक नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बॉडी को ऐसा लगता है या बॉडी के अंदर इंसुलिन ख़त्म हो चुका होता है, ये वाली कंडीशन होती है, तो ये अपने आप ठीक हो ही नहीं सकती है। ये ठीक तभी होगी जब इसमें इंसुलिन दिया जाएगा। कितना देना है और साथ में क्या क्या देना है वो सारी की सारी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। तो पूरी तरह से ट्रीटेबल कंडीशन है अगर टाइम पे आप डॉक्टर से बात कर लें तो। दोस्तों किन लोगों को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है? जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी की है, क्योंकि जिनको ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उनके अंदर ये वाला चांस भी होता है कि उनके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उनकी पैंक्रियाज को भी डैमेज कर सकता है, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को भी डैमेज कर सकता है जो इंसुलिन बनाती है। ठीक है। साथ ही दोस्तों जिन लोगों की डायबिटीज़ टाइप 1 है लेकिन ठीक से कंट्रोल नहीं है, ठीक से मैनेज नहीं है, उनको भी होने की संभावना ज़्यादा है। और जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ भी है लेकिन वो भी उनकी ठीक से मैनेज नहीं है, ठीक से कंट्रोल नहीं है, उन्हें भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने की संभावना इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों आप सबके अंदर सवाल आ रहा होगा कि हम क्या कुछ करें अगर हमें डायबिटीज़ है, कि हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो, हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इसे। तो स्टेप्स तो हैं, इसमें कई सारे स्टेप्स हैं लेकिन सिंपल ही हैं। अब अगर डायबिटीज़ आपको है तो आपको फिर ये तो मान के चलना है कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जब भी कभी कुछ भी सिकनेस होती है, कुछ भी इलनेस होती है, कुछ भी अलग सी कंडीशन आती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन आती है, तो आपको उस टाइम पे अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहना है ताकि वो आपको इंसुलिन की डोज़ को एडजस्ट कर लें। वो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में थोड़ी बढ़ानी होती है तो बढ़ा सकें अपने आप से। आपको कभी भी ऐसा नहीं कुछ करना, क्योंकि अगर आप अपने आप से बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा बढ़ा चुके हों, जिसकी वजह से आपके अंदर शुगर का अमाउंट बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के सुपरविजन में डॉक्टर से बात करके ही करनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो भी इंसुलिन है या जो भी आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन है वो बिल्कुल टाइम पे लें, उसी इंस्ट्रक्शन से लें जिस तरह से आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं। उन्होंने अगर बोला है कि खाना खाने के इतना टाइम पहले लेनी है तो बिल्कुल वैसे ही लेनी है। अगर उन्होंने बोला है कि खाना खाने के साथ लेनी है तो बिल्कुल वैसे ही लेनी है। डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन कोई भी फॉलो करना है, पूरी तरह से फॉलो करना है। साथ ही दोस्तों आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करती रहनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर का लेवल कितना चल रहा है। दोस्तों आपको डिसीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप इस वीडियो के जरिए ले ही रहे हैं। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपने अंदर जो भी सवाल आ रहे हैं आपके अंदर सिम्टम्स को लेकर या बीमारी को लेकर के, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वो उस क्वेरी का जवाब मिल गया तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे कि आप बीमारी को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉलेज ही हमारे पास एक वेपन है। दोस्तों अगर आपका ब्लड शुगर हाई रह रहा हो, अगर आप जैसे बार बार ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं और ब्लड शुगर ज़्यादा आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली कीटोन्स भी चेक कर लेने चाहिए। ब्लड में कीटोन्स चेक कर लेने चाहिए या यूरिन में कीटोन्स चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि कीटोन्स का अमाउंट भी अगर आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपको हो चुका है। फिर आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क में आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कुछ नॉलेज रियलिटी में मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं, और ऐसा होने पर कई बार मसल में ट्विचेस होते हैं या हार्ट की रिदम ख़राब हो सकती है। दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है। और साथ साथ ही पल्मोनरी एडिमा नाम की कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कि लंग्स अपना सांस लेने वाला काम ठीक से नहीं कर पाते। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। दोस्तों सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा स्टोर हो जाता है, ब्रेन सूज जाता है पानी भर जाने की वजह से। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। साथ साथ ही दोस्तों किडनी वगैरह ख़राब हो सकती है, अंदर के ऑर्गन्स बॉडी के डैमेज हो सकते हैं, कोमा हो सकता है दोस्तों, और डेथ की कंडीशन भी आ सकती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक बहुत सीरियस कंडीशन है, हमें इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोस्तों अगर टाइम पे इलाज किया जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन बहुत जल्दी ठीक भी की जा सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि सिम्टम्स जैसे ही हों वैसे ही डॉक्टर को रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो शायद वो किसी और वजह से होंगे। आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर इस स्पेक्ट्रम में कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है,
आपको डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे इसका डायग्नोसिस हो जाए तो ये जल्दी ट्रीट हो जाती है चीज़। एक दिन में ट्रीट हो सकती है या कुछ दिनों के अंदर ट्रीट हो सकती है, लेकिन अगर टाइम पे आपने रिपोर्ट नहीं किया, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना स्टार्ट हुए, फिर ये चीज़ हाथ से निकल भी सकती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है किसी भी किस्म के सिम्टम को।